देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। एसएमएस वाराणसी में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का हुआ आयोजन। खबर वाराणसी से। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज द्वारा आयोजित सतत विकास लक्ष्य प्राप्ति के लिए भारतीय ज्ञान व्यवस्था विषयक 11वें अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का समापन हुआ। समापन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित प्रज्ञा प्रवाह पत्रिका के राष्ट्रीय प्रभारी रामाशीष सिंह ने कहा कि ज्ञान विज्ञान और दर्शन में समस्त मानवता का हित निहित है। भारत में लगभग 5000 वर्ष पहले से ही लोकमंगल हितैषी ज्ञान परंपरा है। उन्होंने कहा कि ऋग्वेद के ज्ञान सूक्त में उल्लेख है कि प्रारंभिक दशा में पदार्थों के नाम रखे गए। ये ज्ञान का पहला चरण है। इनका दोष रहित ज्ञान पदार्थों का गुण, धर्म आदि अनुभूति की गुफा में छुपा रहता है और अंतः प्रेरणा से ही प्रकट होता है। वैदिक काल ज्ञान दर्शन का अरुणोदय काल है। यही परंपरा ऋग्वेद सहित 4 वैदिक संहिताओं में विश्व की पहली ज्ञान सारिणी बनती है। श्री सिंह ने कहा कि भारत की ज्ञान परंपरा विश्व में अनूठी और प्रथम है। समय और परिस्थितियों के कारण इस ज्ञान परंपरा के प्रवाह में बाधाएं आई। गीता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस प्रकार ज्ञान परंपरा बताई कि ये प्राचीन ज्ञान श्री कृष्ण ने विश्वान को बताया, विश्वान ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को। परंपरा से यही ज्ञान ऋषि जानते आए हैं। काल प्रभाव में ये ज्ञान नष्ट हो गया। दरअसल श्री कृष्ण प्राचीन ज्ञान परंपरा को पुनर्जीवित करने की बातें कर रहे थे। समापन सत्र में बतौर विशिष्ट अतिथि उपस्थित संस्कृत विभाग व बीएचयू स्थित भारत अध्ययन केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी ने कहा कि सतत विकास की अवधारणा में शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण महत्वपूर्ण है। वैदिक युगीन भारत में प्रकृति की पूजा के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा प्रोफेसर द्विवेदी ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के दौर में आज वैश्विक स्तर पर भारत संपूर्ण विश्व के लिए समाधान प्रस्तुत कर रहा है और इन समाधानों का मूल वैदिक साहित्य में निहित है। भारत में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, उज्जैनी, काशी आदि विश्व प्रसिद्ध शिक्षा एवं शोध के प्रमुख केंद्र थे। उन्होंने कहा कि आज जरूरत वापस से विस्मृत हुई सनातन ज्ञान परंपरा को सक्रिय स्मृति का अंग बनाने की है, जिससे बाहर पुनः विश्वगुरु की भूमिका में विश्व का मार्गदर्शन करे। प्रोफेसर द्विवेदी ने भारतीय ज्ञान का वर्गीकरण करते हुए कहा कि तत्व मीमांसा, प्रमाण मीमांसा और ज्ञान मीमांसा भारतीय ज्ञान के प्रमुख अंग हैं। इन सभी ज्ञान की धाराओं में प्रकृति केंद्रित अनुभव को सर्वोपरि रखा गया है। अतिथियों का स्वागत करते हुए संस्थान के निदेशक प्रोफेसर झा ने नई शिक्षा नीति और भारतीय ज्ञान परंपरा के बीच समन्वय स्थापित करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति में प्राचीन भारतीय ज्ञान के वे सभी अवयव शामिल हैं जो बहुमुखी मानवीय विकास के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने कहा वैसे तो नई शिक्षा नीति में बहुत से सकारात्मक पहलुओं को सम्मिलित किया गया है, लेकिन भारतीय भाषा को प्रोत्साहन देना इस नीति की सबसे प्रमुख विशेषता है। प्रोफेसर झा ने सतत विकास के लिए जीरो हंगर को जरूरी बताया। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन के तकनीकी सत्र में जर्मनी से ज्ञान शाखा भक्ति मार्ग के प्रमुख अध्यापक प्रशिक्षक स्वामी रेवतीकांत ब्रह्मसूत्र की व्याख्या करते हुए कहा कि जीवन भौतिकता से नहीं बल्कि आत्मिक तत्व से निर्मित है। उन्होंने कहा कि प्रेम सेवा है जो स्पष्ट रूप से मां के प्रेम में परिलक्षित होता है। भारतीय ज्ञान को उद्धृत करते हुए कहा कि धर्म और कर्म में विशेष रूप से कोई खास भेद नहीं है, बल्कि जिस भी कर्म के संपादन में आनंद की अनुभूति हो वही धर्म है। अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु इस्कॉन मुंबई के डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा ने कहा कि वैदिक ज्ञान की मुख्य ज्ञान धारा है। वास्तव में गुरुकुल व्यवस्था समग्र विकास के लिए ही स्थापित की गई थी। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि योगाभ्यास से सतत विकास के परिणाम को सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। गौरतलब है कि कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र में कॉमर्स रिसर्च रिव्यू पत्रिका का विमोचन भी किया गया। समापन सत्र का संचालन प्रोफेसर पल्लवी पाठक व धन्यवाद ज्ञापन कॉन्फ्रेंस के समन्वयक प्रोफेसर अविनाश चंद सुपकर ने दिया। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन 8 अलग अलग तकनीकी सत्रों का आयोजन भी हुआ, जिसमें देश विदेश से आए लगभग 500 प्रतिभागियों ने शोध पत्र प्रस्तुत किए। इस अवसर पर एसएमएस वाराणसी के अधिशासी सचिव डॉक्टर एमपी सिंह, निदेशक प्रोफेसर पीएन झा, कुल सचिव श्री संजय गुप्ता, कॉन्फ्रेंस के समन्वयक प्रोफेसर अविनाश चंद्र सुपकर, प्रोफेसर संदीप सिंह, प्रोफेसर राजकुमार सिंह सहित समस्त अध्यापक और कर्मचारी गण उपस्थित रहे। कर दिया है और जीवन की 3 अवस्थाओं को पार करके जो भी अनुभव उसने सृष्टि के संबंध में प्राप्त किया उसको उसने सिद्धांतों के रूप में प्रस्तुत किया। अब आपके मन में जिज्ञासा हो रही होगी, विगत आपके 3 दिनों से जो ये कॉन्फ्रेंस चल रही है, इस कॉन्फ्रेंस में अनेक वक्ता आए होंगे भारतीय विद्या से जुड़े हुए, जिन्होंने आपको बतलाया होगा और आप मैं समझता हूं
कि उस विषय में बहुत सी बातें जान चुके होंगे। देखिए, 3 स्तर हैं हमारे यहां विचार के। एक है तत्व मीमांसा, दूसरी है हमारी प्रमाण मीमांसा जिसे ज्ञान मीमांसा हम कहते हैं, और तीसरी है हमारी व्यवहार मीमांसा। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो प्रैक्टिकल था, जो एप्लीकेबल था, जो सर्वमान्य था, जो सबके हित में साधक था, उसी को सिद्धांत रूप में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन बिना इवेल्युएट किए नहीं। What we did, we evaluated it। तो तत्व मीमांसा में हमने चराचरात्मक सृष्टि के प्रत्येक अंश का सूक्ष्म निरीक्षण किया। उसमें जो चेतन जगत है उसको भी देखा, मनुष्य को भी देखा। Amounts not only to a political compulsion or a further step to embellish India's high esteem at the global platforms, but equally speaks of our country's moral responsibility. From the pool of SDGs, let us take the example of the most important and fundamental SDG, that is the no hunger, SDG number 2, and equally try to look inwards to our country's status in regard to certain important preconditions. When we make the analysis, we find that there are a number of impediments in our path. The disheartening profile of our country presently is found to carry a continuous downward drift in global hunger index ranking, status of undernourishment, reducing area of the cultivable land and the sown area, deficient rainfall, and depleting water reservoir levels. Now, these do not at all look conducive and corroborative